जय हिंद, नमस्ते। पीएनएचटी और एनएम की क्लास में आप सभी साथियों का स्वागत है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है नए साथी तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। और वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। वेल, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। CO इज मोर मतलब कार्बन मोनो ऑक्साइड, CO का मतलब होता है CO इज मोर टॉक्सिक देन CO2 बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक विषैली होती है, क्योंकि इफ इफेक्ट द नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। इट इफेक्ट द ट्रांसपोर्टिंग O2 कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, यह हीमोग्लोबिन की O2 ले जाने की क्षमता को घटाता है। इट इफेक्ट द लंग्स, यह फेफड़ों को क्षति पहुंचाती है। इट फ्रॉम एसिड कॉम्बिनिंग विद वाटर, जल के साथ अम्ल बनाती है। तो वेल गाइस, इसके बारे में मैंने बताया था आप लोगों को। ओके, ये क्या करती है, देखिए CO2 जो है वो आप लोगों की हीमोग्लोबिन के साथ जल्दी रिएक्ट करती है। और उसके बाद जो है आप लोगों का हीमोग्लोबिन की जो O2 ले जाने की क्षमता है उसको घटा देती है। और जब ये रिएक्ट करती है तो इसके साथ जहरीली गैस बनती है और आपकी दम घुटने से मौत हो जाती है। कार वगैरह में आपने देखा होगा, अगर खिड़कियाँ बंद कर दे तो दम घुटने लगता है। इसी वजह से होता है क्योंकि कार से CO मोनोऑक्साइड ज़्यादा बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, चलेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा यह हीमोग्लोबिन की O2 ले जाने की क्षमता को घटाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आगे का क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है विच स्टेट ऑफ सिल्क इंसेक्ट सीक्रेट्स सिल्क। तो रेशम कीट की कौन सी अवस्था रेशम स्त्रावित करता है, प्यूपा, प्रोड़, कोकून या डिम्ब। तो ये भी आप लोगों का बार बार पूछता है, तो ये याद रखिएगा। ये जो है प्यूपा, रेशम कीट की प्यूपा अवस्था रेशम स्त्रावित करता है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, इंटरनल वॉल ऑफ फेलोपियन ट्यूब ब्रोंकाई एंड ब्रोंकोइलस इज मेड अप ऑफ। फेलोपियन नलिका, ब्रोंकाई एवं ब्रोंकिओलस की आंतरिक भित्ति किसकी बनी होती है। देखिएगा, फेलोपियन नलिका, ब्रोंकाई और ब्रोंकिओलियस की आंतरिक भित्ति पूछा है किसकी बनी होती है। ओके, सल्की उपकला की, पक्षमाभी उपकला की, स्तंभाकार उपकला की या घनाकार उपकला की। तो इसका उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा, पक्षमाभी उपकला की। याद रखिएगा, पक्षमाभी उपकला की। फेलोपियन नलिका, ब्रोंकाई, ब्रोंकिओलस की आंतरिक भित्ति किसकी बनी होती है, पक्षमाभी उपकला की। अभी तक लाइक बटन को आप लोगों ने प्रेस नहीं किया है प्यारे साथी, तो प्रेस कर दीजिएगा। वेल गाइस, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं हम लोग। और बाजू में बेल आइकन की भी बटन दिखाई दे रही है, उसे भी प्रेस कर दे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, चलिएगा, ये रहा आप लोगों के सामने। अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी व्हाट परसेंटेज एरिया ऑफ लैंड शुड बी कवर्ड बाय फॉरेस्ट। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भूमि का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित होना चाहिए। 13%, 23, 33 या 43%। वेल गाइस, इसका उत्तर आपको याद रखना है, कितना कवर होना चाहिए, 33%। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भूमि का 33% क्षेत्र वनों से आच्छादित होना चाहिए, ढका होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे है आप लोगों का 3-4 बेंजोपायरिन केस। तो 3 से 4 बेंजोपायरिन से होता है। 3-4 बेंजोपायरिन से क्या होता है, ल्यूकेमिया। चलिएगा, क्या होता है, ल्यूकेमिया, लंग्स कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, टाइफाइड यानी तपेदिक या लीवर कैंसर। तो गाइस, इसका सही उत्तर याद रखिएगा, ये जो 3-4 बेंजोपायरिन होता है इससे क्या होता है, हमें लंग्स फेफड़ों का कैंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आप लोगों के सामने। ग्रीन हाउस गैसें है, ग्रीन हाउस गैसें बताना है आप लोगों को। CO2, CFC, CH4 एंड NH3 मत। ओके, CO2, CFC, CH4, SO4, CO2, CFC,
CH4N2O या फिर CO2CFC CH4N2। तो इसका सही क्रम आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा है। तो वेल गाइस देखिए यहाँ पे कौन सा वाला सही हो जाएगा आप लोगों का। चलिए 3rd नंबर वाला सही हो जाएगा आप लोगों का। कौन सा है? ये है आप लोगों का, ठीक है। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मेथेन और नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैसें है, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऑल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ टू किंगडम सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू। सभी जैविकी वर्गीकरण के दो जगत सिस्टम को विभाजित किया जाता है। चलेगा। प्लांटी और एनिमोलिया, मोनेरा और एनिमोलिया, प्रोटिस्टा और प्लांटी। तो वेल गाइस इसका उत्तर देखिएगा। इसका उत्तर क्या होगा आप लोगों का? प्लांटी और एनिमोलिया होगा। प्लांटी और एनिमेलिया होगा। सभी जैव कोशिकीय वर्गीकरण के दो जगत सिस्टम को प्लांटी और एनिमोलिया में विभाजित किया गया है। तो और हाँ, क्वेश्चन आप लोगों को बताना है कि द्विजगत वर्गीकरण किसने किया है, ठीक है। उसके जनक कौन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या है। द मैकेनिज्म ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी बाय फेवरिंग कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड रिप्रोडक्शन बिटवीन द पर्सन ऑफ डिजायर्ड कैरेक्टर्स इज नाउ एस। क्वेश्चन है, वांछित लक्षणों वाले व्यक्तियों के बीच नियंत्रित व चयनित जनन करा के मानव जाति की उन्नति को क्या कहते हैं? सुजीवनिकी, अंतःप्रजनन, सुजननिकी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आप लोगों का है सुजननिकी, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। इन ह्यूमन बीइंग अ पेयर ऑफ बोन्स इज फाउंड इन। मनुष्य में एक जोड़ी अस्थियां होती है बाह्य कर्ण में, अंश मेखला में, निचले जबड़े में या कलाई में। तो वेल गाइस बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। ये जो है आपका अंश मेखला, इसमें पाई जाती है आप लोगों की मनुष्य में एक जोड़ी अस्थियां अंश मेखला में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन है आप लोगों का। अस्थमेटिक अटैक्स इंक्रीज इन सर्टेन सीजन्स ड्यू टू। कुछ निश्चित ऋतुओं में अस्थमा के दौरों में वृद्धि होने का कारण क्या है? ऋतुनिष्ठ परागकण का निश्वास, शरद ऋतु में न्यून तापमान, ऋतुनिष्ठ सब्जियों में अंतर्ग्रहण या न्यून तापमान तथा शरद ऋतुओं में आर्द्रता। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का? चलेगा, ऋतुनिष्ठ परागकण का निश्वास हो जाएगा। ओके। अस्थमा के दौरों में वृद्धि होने का कारण क्या है? कुछ निश्चित ऋतुओं में ऋतुनिष्ठ परागकण का निश्वास होना। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है आप लोगों का देखिएगा क्वेश्चन। स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन। शुक्राणु उत्पन्न होते हैं वास डिफरेंस से, सेमिनिफेरस नलिकाओं से, इंटरस्टिशियल कोशिका में या फिर प्रोस्टेट ग्रंथि में। तो ये जो शुक्राणु है ये जो निकलते हैं, प्रोड्यूस्ड होते हैं, बनते हैं, उत्पन्न होते हैं, कहाँ होते हैं? तो याद रखिए मोस्ट आईएमपी सेमिनिफेरस नलिकाओं में। मोस्ट आईएम से याद आया, वीडियो लाइक नहीं किया है प्यारे साथी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लोगों के लिए मेहनत किया जा रहा है और मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके भी ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन। ओके चलिएगा, बढ़ते हैं आगे। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा आप लोग। और टेलीग्राम चैनल स्टूडेंट वार की आप लोगों को लिंक दे रखी है मैंने, किसमें? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहाँ भी जाके आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। द टोटल नंबर ऑफ ओवा प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 100 प्राइमरी ओसाइट्स, ठीक है चलेगा, इज। तो 100 प्राथमिक अंडक कोशिकाओं से बनने वाले अंडाणुओं की संख्या होगी। तो कितनी होगी? ये 100 ही होगी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस, ये रहा।
आप लोगों के सामने। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर, हाइब्रिडोमा का प्रयोग होता है किलिंग कैंसर सेल्स, कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए, फॉर्मेशन ऑफ सोमेटिक हाइब्रिड, कायिक संकर बनाने के लिए, प्रोड्यूसिंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनाने में, या फिर एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में, तो प्रतिजैविक बनाने में किस में किया जाता है, आपके जो हाइब्रिडोमा का प्रयोग, तो ये होता है आप लोगों का मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाने के लिए यूज़ होता है हाइब्रिडोमा का प्रयोग। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे आप लोग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वाटिक बायोस्फीयर प्रेजेंट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, भारत व श्रीलंका के मध्य निम्न में से कौन सा जलीय जैवमंडल उपस्थित है, सुंदरबन, चिल्का झील, पुलिकट झील या मन्नार की खाड़ी। तो आपको पता है गल्फ ऑफ मन्नार स्थित है आप लोगों की भारत व श्रीलंका के मध्य। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। वेल क्वेश्चन चलेगा, ये रहा आप लोगों के सामने। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एडल्ट्स फ्रॉम लार्वा आफ्टर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज नाउ एस, भ्रूण विकास के पश्चात लार्वा से प्रौढ़ बनने तक की क्रिया कहलाती है, तो ये कहलाती क्या, मेटामॉर्फोसिस कहलाती, काया अंतरण कहलाती है, याद रखिएगा काया अंतरण। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आप लोगों के सामने। न्यू सिस्टेमेटिक्स पर्पस्ड बाय सर जूलियन हेक्सल्स इज नाउ एस, सर जूलियन हक्सले द्वारा प्रस्तावित न्यू सिस्टेमेटिक्स को क्या कहा गया, तो ये आप लोगों को बताना है। फेनेटिक्स कहा गया, बायो सिस्टेमेटिक्स कहा गया, या क्लेडी स्टिक्स, या फिर न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी कहा गया। तो देखिए ये आप लोगों का क्या कहेगा, बायो सिस्टेमेटिक्स कहा गया। वेरी गुड, सर जूलियन हक्सले द्वारा प्रस्तावित न्यू सिस्टेमेटिक्स को बायो सिस्टेमेटिक्स कहा गया। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आप लोगों के सामने। लिरिक्स इज प्रेजेंट इन, मतलब कंठ में पाया जाता है, मेंढक में कंठ पाया जाता है बोल रहा है, मेंढक में परंतु खरगोश में नहीं, खरगोश में परंतु मेंढक में नहीं, मेंढक तथा खरगोश दोनों में किसी में नहीं। तो गाइस देखिए लिरिक्स आप लोगों की जो है मनुष्य में भी पाया जाता है गले में, जिसके कारण आप लोगों की आवाज़ निकलती है। ओके, डिपेंड ऑन लिरिक्स, आपकी आवाज़ कैसी निकलेगी डिपेंड करता है ओके मेंढक पे। तो जो मेंढक तथा खरगोश इन दोनों में ही लिरिक्स पाया जाता है। ओके, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये रहा आप लोगों के सामने। विच एक्सप्रेशन इज क्लोनिंग प्लाज्मासाइड इंस्टेड ऑफ प्लाज्मिड, निम्न में से कौन सा एक्सप्रेशन प्लाज्मिड न होकर क्लोनिंग प्लाज्मिड है, तो ये आप लोगों का है PUC18। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा गाइस, ये रहा आप लोगों के सामने। द पेनक्रियास सिक्रेटस अग्नाशय स्त्रावित करता है पेनक्रियोजाइमिन, एंजियोटेंसिन फर्स्ट, सोमेटोस्टेटिन या एंजियोटेंसिन सेकेंड। तो बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्या करता है तो याद रखिएगा, अग्नाशय से जो निकलता है पेनक्रियास से वो सोमेटोस्टेटिन होता है। और आप मुझे बताइए कि सोमेटोस्टेटिन जो है आप लोगों का क्या काम करता है, ये हार्मोन है। ठीक है, इसका काम आप लोगों को एग्जाम में पूछ सकता है, बताइएगा मुझे, चलिएगा कमेंट्स बॉक्स में। हु फ्रॉम कोवा सर्वेटस एक्सपेरिमेंटली, तो कोएसर्वेटस को प्रयोग द्वारा उत्पन्न किया यूरे तथा मिलर ने, फिशर तथा हक्सले ने, सिडनी फोक्स तथा ओपेरिन ने। तो ये जो कोएसर्वेटस है ना, इसको किसने उत्पन्न किया है, तो देखिएगा इसका उत्तर होगा सिडनी फोक्स और ओपेरियन ने। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते गाइस, तो ये रहा आप लोगों के सामने। ठीक है, स्ट्रक्चरल फैक्टर ऑफ सेल वॉल्स इज, कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक है, कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक आप लोगों को बताना है। मैट्रिक्स है,
माइक्रोट्यूबुल्स है या माइक्रोफाइब्रिल्स है, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका उत्तर हो जाएगा आप लोगों का माइक्रोफाइब्रिल्स। माइक्रोफाइब्रिल्स कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक माइक्रोफाइब्रिल्स है। बढ़ते हैं आगे। इंडियन रीजन्स इन विच बायोडाइवर्सिटी फाउंड इन लार्ज स्केल। भारत में अत्यधिक जैव विविधता का धनी क्षेत्र है। गंगा क्षेत्र, ट्रांस हिमालयन पश्चिमी घाट या मध्य भारत। तो ये जो पश्चिमी घाट है ये आप लोगों का भारत में अत्यधिक जैव विविधता का धनी क्षेत्र है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो ये रहा आप लोगों के सामने। एट विच स्टेज सेल रिच्ड व्हेन सिनेप्सिस रिच्ड ऑन क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड। जब सूत्र युग्मन मतलब सिनेप्सिस समूचे गुणसूत्र पर पूरा हो चुका होता है, तब जिस अवस्था में कोशिका पहुंच जाती उसे क्या कहते हैं। जब सूत्र युग्मन मतलब सिनेप्सिस समूचे गुणसूत्र में पूरा हो चुका होता है, तब जिस अवस्था में कोशिका पहुंच गई है उसे क्या बोलेंगे हम। जाइगोटिन, पहली डोप्लोटी या पेकिटिन या डिप्लोटिन या डाइकाइनेसिस। ओके, तो ये आप लोगों का क्या उत्तर हो जाएगा, पैकिटिन कहलाएगा। ठीक है, उस अवस्था को हम क्या करेंगे, जब सूत्र युग्मन सिनेप्सिस समूचे गुणसूत्र में पूरा हो चुका है तो उस अवस्था को जो कोशिका पहुंच जाती है पैकिटिन कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे देखिएगा, ये रहा क्वेश्चन। इन एक्वाटिक कंडीशन फ्री फ्लोटिंग माइक्रो एनिमल्स एंड प्लांट्स कलेक्टिवली कॉल्ड। किसी जलीय वातावरण में, एक्वाटिक मतलब होता है जलीय। ठीक है, किसी जलीय वातावरण में सूक्ष्म जंतुओं और पौधों को एक साथ कहते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो शाकाहारी, सहभोजी, प्लवक या प्राणी जात और पेड़ पौधे, तो ये कहलाते हैं आप लोगों के प्लवक कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, प्लग। जलीय वातावरण और सूक्ष्म जंतुओं और पौधों को एक साथ क्या कहेंगे। ओके, जलीय वातावरण में सूक्ष्म जीव और पौधों को एक साथ क्या कहेंगे। ओके, माइक्रो एनिमल्स एंड प्लांट्स को। तो ये आप लोगों का प्लवक, याद रखिएगा, प्लवक। बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए आप लोगों का, ऑर्गेनेल इन पॉलीफॉर्म इज नाउएस। कोशिकांग जिसमें बहुत अधिक बहुरूपता पाई जाती है। डिक्टियोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स या इनमें से कोई नहीं। तो वेल गाइस, आपका जो इसका उत्तर हो जाएगा डिक्टियोसोम हो जाएगा। जी हाँ, कोशिका जिसमें बहुत अधिक बहुरूपता पाई जाती है उस कोशिका अंग, ऐसा अंग जिसमें बहुत अधिक बहुरूपता पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आप लोगों के सामने। विच पार्ट ऑफ टूथ इज कवर्ड विथ इनेमल। दांत का कौन सा भाग इनेमल से ढका होता है। रूट्स यानी मूल, क्राउन, डेंटाइन या उपयुक्त सभी। तो वेल गाइस, इसका आप याद रख लीजिएगा, क्राउन जो है वो इनेमल से ढका होता है। क्राउन ओके, इनेमल से ढका होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे है द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस विथ जीन्स on the same chromosomes and with some hereditary okay hereditary is called। समान क्रोमोसोम पर पास पास स्थित जीन्स के साथ साथ वंशानुगत होने की संकल्पना को क्या कहा जाता है। गुणात्मक वंशानुगति, जीन विनिमय, जीन की पारस्परिक क्रिया या सहलग्नता। तो ये लिंकेज आप लोगों का कहलाता है। ठीक है, सहलग्नता कहलाता है। ठीक है, चलेगा, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। निम्न में से कौन विशिष्ट तरल संयोजी ऊतक है। उपास्थि, रक्त, हार्मोन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा, ब्लड। ओके, ब्लड संयोजी ऊतक है। कैसा, तरल, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। सारे बॉडियों में आप लोगों का कनेक्ट है, पूरे शरीर में, इसलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू कह रहे हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आप लोगों के सामने। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ई। तो विटामिन ई की कमी से होता है स्कर्वी, बेरी बेरी, नपुंसकता या पिलाग्रा।
तो वेल गाइस, आप लोगों को हमेशा याद रखना है जो विटामिन ई है उसको सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है, ब्यूटी, और इसका स्रोत है अंकुरित भोजन। ठीक है, अंकुरित भोजन से ये हमको मिलता है। और एक बात याद रखिए, ये जो है इसकी कमी से नपुंसकता मतलब बांझपन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है विटामिन ई की कमी से, हमेशा याद रखिएगा। स्कर्वी किससे होता है, बेरी बेरी किससे होता है, पिलाग्रा किससे होता है, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा, क्योंकि विटामिन वाली क्लास में मैंने आप लोगों को ये सब सारे के सारे बताया था। वेल गाइस, बढ़ते हैं आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों का, गीगा गिगाटिज्म एंड एक्रोमेगेली आर कास्ट ड्यू टू, तो ये आप लोगों का जो है महाकायता तथा एक्रोमेगेली किस कारण से होता है, ऐसा क्यों होता है। तो देखिए यहाँ पे महाकायता और एक्रोमेगेली मोस्ट आईएमपी है। अवट्टु अल्पक्रियता, अधोपीयूषता या फिर अवट्टु अतिक्रियता या अतिपीयूषता। तो ये याद रखिएगा आप लोग, अतिपीयूषता के कारण होता है महाकायता और एक्रोमेगेली। ओके, तो गाइस यह थे मोस्ट आईएमपी बायोलॉजी के क्वेश्चन, आप लोगों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। फिर मिलते हैं हम लोग इसी प्रकार के लेटेस्ट और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन के साथ। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टूडेंट वार टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू साथियों।